क्रांतिकारी नेता, पूर्व विधायक और किसान आंदोलन को 13-14 महीने के लिए जो फोटो लूंगा मैं, चलाया, सारे ये कोटा का सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के जो आज भी उन गिने चुने लोगों में हैं कि जो मूल्यों की और सिद्धांतों की बात करते हैं, तो वो कोटा में डॉक्टर सुनीलम साहब मेरे सामने मौजूद है। डॉक्टर सुनीलम, बहुत बहुत आपका स्वागत है कोटा की धरती पे। और परिचय के तो मोहताज आप है नहीं, ज़्यादा भूमिका बांधने से गुरेज करते हुए मैं सिर्फ सीधा सवालों पे आता हूँ कि आज का जो पूरा सिनेरियो है, जिस तरह का पॉलिटिकल और सोशल इकोनो, तो ये हमारे सामने है, पूरे देश के सामने, पूरा देश खुली और नंगी आंखों से देख रहा है। महिलाओं पे अत्याचार की बात हो, मुस्लिमों पे अत्याचार की बात हो। मैं अपनी शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि आज ही इंडियन एक्सप्रेस की एक घटना हुई है जो स्कूल की है खुब्बापुर मुजफ्फरनगर में, उससे आप लोग वाकिफ हो गए होंगे। एक महिला जो वो टीचर है, वो अपने बहुत छोटी उम्र के बच्चे जो प्राइमरी लेवल का स्कूल है, पहाड़े याद नहीं हो रहे उसको, तो मुस्लिम समुदाय का बच्चा है और उसको सारे जो बच्चों से वो पिटवा रही है। इसी तरह से जो हाथरस का मामला हो या मणिपुर का जो भी हम देख रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपकी कोशिशें तो अपनी जगह हैं पॉलिटिकल, लेकिन ये जो नफरत का जहर जो लोगों की रग रग में उतर चुका है, जो इतना फैल चुका है कि जो बिल्कुल असंभव सा हो गया है इसको खत्म करना, तो आपके पास में अमृत की ऐसी कौन सी पोटली है कि आप इसकी काट कर पाओगे? आप जी, ये कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये विचार का मामला है। समाज के अंदर जो लोग नफरत फैलाने वाले हैं, घृणा फैलाने वाले हैं, वो असल में संविधान विरोधी है और हमें इस बात को लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा कि ये देश अगर बचेगा, ये प्यार मोहब्बत से बचेगा, ये देश बचेगा तो भारत के संविधान से बचेगा। नफरत और घृणा जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, समाज में हिंसा फैलेगी, तनाव फैलेगा और ये समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। इस देश को अगर एक रखना है तो गंगा जमनी संस्कृति को, इसकी सांझी विरासत को ही बचा करके रखना पड़ेगा। जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन का जो संघर्ष हुआ था, वो हिंदू और मुसलमानों ने, सिख और ईसाई ने सबने मिलकर के लड़ा था, उसी तरीके का आपको फिर से एक प्रयास करना पड़ेगा। तो देश को बचाने वाले जो लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो नफ़रत और घृणा फैलाने वालों को एक तरीके से एक कॉर्नर करने का काम करें, उन्हें अलग थलग करने का काम करें और बताएं कि वास्तव में ये संविधान विरोधी लोग हैं और इनका समाज के अंदर और देश के राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर सलीम, आपके जवाब से ही मैं एक सवाल आपसे, थोड़ा सा आप लेट तो हो रहे हो, लेकिन मैं बस एक सवाल आपसे फिर ख़त्म करूँगा कि आपने ये जो बात की, तो ये तो एक विचारधारा का हिस्सा है जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिस पे अभी गवर्नमेंट चल रही है, जो गुजरात में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, ये कोई अलग से कोई घटना ही नहीं है जो देश को दो पूंजीपतियों के नाम किया जा रहा है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल हिस्सा है, यानी ये जो आरएसएस की संस्था है, गोलवलकर की किताब में पहले दुश्मन मुसलमान, दूसरे ईसाई, दोनों को सबक सिखा दिया, कॉर्नर कर दिया। तीसरा उनका टारगेट है जो जिस आइडियोलॉजी को आप मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, यानी सोशलिज्म या कम्युनिज्म जिसको बोलते हैं। इनके अलावा उनकी एक आइडियोलॉजी ये भी है कि सबको बिल्कुल नंगा कर दो और सरकार पे मोहताज कर दो, यानी सरकार ही पे आश्रित हो जाए पूरी जनता, और हम कुछ 10% लोगों को हम उससे अपनी इकोनॉमी चलाते रहें, उससे बाजार चलाते रहें, उससे जो भी चलाना है। तो इसकी काट के लिए उनका तो क्या है कि जैसे चुनाव जीतने के लिए उनके पास हथियार है, घर घर जाके उनके जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, वो जितवा देते हैं। अपने पास में ऐसा क्या है तरीका या अपना क्या लाइहा या मलिया? का संविधान जो है उससे ताकतवर कोई दूसरा हथियार नहीं है। गांधी के विचार से बड़ा कोई है वो हथियार नहीं। ये देश की जो संस्कृति है वो समन्वय वाली संस्कृति है और जो लोग ये बांटने का काम कर रहे हैं वो संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं।
तो हमको जो काम करना है, जो लोग एक तो संविधान के मूल्यों को लोगों को बताना है, संविधान के महत्व को लोगों को समझाना है, और पूरी दुनिया में नफरत और घृणा जहाँ फैली उन समाजों का क्या हुआ, किस तरीके से वो समाज पूरा बिखर गया, वो देश पूरा बिखर गया, आखिरकार इस देश का विभाजन क्यों हुआ और किन ने किया। वो लोग जिन्होंने की हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, जिन्होंने की मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात की, उन्होंने ही बांटा ना। तो अब जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को जो है, अगर आप ये बता पाए लोगों को कि यही लोग हैं जो इस देश को बांटना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे इसका मतलब माइनॉरिटीज़ के जो 40 करोड़ लोग हैं उस राष्ट्र में उनका कोई स्थान नहीं होगा, और अगर वो स्थान होगा तो वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक का स्थान होगा। तो ये बात जब लोगों को बताएंगे तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोगों के बीच में बहुत प्यार मोहब्बत है, और मैं तो देशों के बीच की बात भी करता हूँ। हम लोग मिलकर के बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम चलाते हैं, तो पाकिस्तान आप जाओ, बांग्लादेश आप जाओ, तो तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो लोग रहते हैं या जो पंजाब में लोग रहते हैं, उनके सबके रिश्तेदार पाकिस्तान के अंदर हैं। 2-3 पीढ़ी पहले सब एक साथ थे, कोई सरहद नहीं थी। ऐसे ही जितने आप बंगाल के अंदर लोग हैं उनके सबके रिश्तेदार बांग्लादेश के अंदर हैं। तो एक लगाव है, लेकिन सरकारें जो हैं वो जानबूझ करके सरकार में बने रहने के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। तो ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। मेरा तो एक ही फॉर्मूला देता हूँ, जैसे आरएसएस शाखा लगाती है जी, देश में जितनी जगहों पर आरएसएस शाखा लगाती है, भारत के संविधान को मानने वाले, उनके मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग उससे 100 मीटर दूर एक तिरंगा झंडा लगा के खड़े हो जाए और ये कहें कि आप जो है रोज हम करेंगे ना, रोज हम संविधान की बात करेंगे और बाबा साहब की हम बात करेंगे। संविधान के लिए जो जिन लोगों ने संविधान जो बनाया है ना, निर्मात्री परिषद थी, उसकी बात करेंगे। उसमें जो 15 महिलाएं थी हम उनकी बात करेंगे। संविधान के अंदर जो पूरी डिबेट हुई हम उसकी बात करेंगे। संविधान क्यों जरूरी हम इसकी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये काम तो करना पड़ेगा, और ये मोहल्ले में कोई भी एक व्यक्ति काम कर सकता है। तिरंगा झंडा लगा करके आप खड़े हो जाइए, और जितने लोग हैं जो संघ और आरएसएस और भाजपा के विचार जो संकीर्णतावादी और विभाजनवादी जो सांप्रदायिक विचार उसे नहीं मानते, उन्हें केवल आपको एकजुट करने की जरूरत है। मैंने अपने भाषण में बताया था कि 58% तो वो लोग हैं ही हैं, हर मोहल्ले में मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी के अंदर है। लेकिन जो जिसे कहा जाता है ना, अच्छे लोग घर पर बैठे हुए हैं और जो बदमाश और गुंडे हैं वो गैंग बना करके काम कर रहे हैं। तो गिरोहों के हाथ में अगर सत्ता चली जाएगी तो फिर वही होगा जो कुछ हो रहा है। तो जो लोग नागरिक हैं, ऐसे सजग नागरिक हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको गोलबंद होना पड़ेगा। छोटा छोटा जी डॉक्टर माफ़ करना, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ। आपने संविधान की बात की, लेकिन संविधान को तो बिल्कुल उन्होंने दरकिनार कर दिया। जो अभी नए नए कानून आ रहे हैं तो उसकी जगह जो कहीं ना कहीं मनुस्मृति को, और अगर 2024 में अगर यही सत्ता बरकरार रहती है तो ये तय है कि ये जो नई संसद बनी है, और इसके अलावा वो उनका पहला काम यही रहेगा कि वो मनुस्मृति को लागू करें। तो इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? चुनाव में तो मुझे कोई आशा लग नहीं रही कि आप लोग चुनावों के जरिए सत्ता परिवर्तन करके हो। ये जो देश है ये निर्जीव लोगों का देश नहीं है। इसने बहुत तानाशाह देखे हैं, दुनिया ने बहुत तानाशाह देखे। जो हिटलर का हाल हुआ, जो मुसोलिनी का हाल हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा, इंदिरा गांधी ने भी इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की थी, उनका जो हाल इस देश की जनता ने किया, तो उसमें कोई, मैं तो उस बात को लेकर के चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की ऊर्जा पे भरोसा है, मुझे उनकी ताकत पे भरोसा है, मुझे उनकी संकल्पशीलता पे और उनका जो कमिटमेंट है उसके ऊपर मुझे भरोसा है। तो ये एक संक्रमण काल है, ये एक संकट काल है, और संकट काल बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। आपको मालूम है कि ये 13 दिन के लिए भी आए थे, है ना, अटल जी ने 13 दिन की भी सरकार चलाई थी, और फिर एक सांसद नहीं तलाश पाए थे ये। तो जो माहौल पूरा इस समय देश के अंदर बना हुआ है
मुझे लगता है कि ऐसी ताकतें जो हैं 2024 के अंदर लोग अलग करेंगे और अभी जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के, उसके अंदर एक तरीके का इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। कर्नाटक के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ उसका क्या परिणाम है? छोटा परिणाम नहीं है, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण का प्रवेश द्वार था कर्नाटक, उसको जनता ने बंद कर दिया। अब जनता ने बंद कर दिया तो 130 सीटें बंद हो गई। यहाँ समझिए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए वो पूरा उत्पात जो है वो ऐसी जगहों पर मचा रहे हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि मैनिपुलेट कर सकते हैं। यूपी के अंदर उन्हें लगता है मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ महाराष्ट्र के अंदर कर सकते हैं, है ना। हालांकि वहाँ पर भी महाविकास अघाड़ी की एक ताकत है, यूपी के अंदर भी समाजवादी पार्टी और सब जो गठबंधन बनेगा भारत का, उसकी एक बड़ी ताकत है। तो मुझे लगता है कि काम चल रहा है और हम सफल होंगे। शुक्रिया आपको डॉक्टर सुनीलम टाइम देने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा ये थे डॉक्टर सुनीलम जो मेरे साथ बातचीत करने के लिए इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। हम एक बार फिर सुनीलम जी के आभारी हैं, उनका धन्यवाद तहे दिल से देना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इतनी मतलब है ना जो व्यस्तता में से कोटा की धरती के लिए इन्होंने टाइम निकाला। मेरे ख्याल से सुनीलम जी का पहला ही कोटा आगमन होगा, पहले भी आए हैं, लेकिन अभी इनको इस दौर में आना, और ऐसा नहीं है कि इनको कोई जानता नहीं है या बड़े जो मीडिया चैनल है उनमें जो चेहरे दिखाए जाते हैं उन्हीं को लोग जानते हैं। हर पढ़ा लिखा आदमी इनको यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं सत्य हिंदी.com वगैरह के 4PM के, तो उनमें इनको देखता है और इनको पहचानता है। तो ये जाने पहचाने शख्सियत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला इनको इनके इरादों में कामयाब करे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नियमित श्रोता हूँ, दर्शक हूँ। अच्छा, 4PM और दूसरे चैनल में देखता हूँ आपके। और मैंने सब जानते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी NDTV देखते थे पहले, उसके बाद में जब से रमेश गए हमने बंद करके केवल YouTube चैनल्स पे, हमारे टीवी पे वही चलता है। टीवी के जरिए पूरा परिवार वही देखता है। अच्छा, बिल्कुल टीवी हमारे जो चैनल से गोदी चैनल सब बंद। आइए ग्रुप फोटो ले लो। आप अपना नंबर दीजिएगा, हम लोग संपर्क में रहेंगे। बिल्कुल आप ले लो ना फोटो।